आज के वीडियो में रीट से संबंधित जितने भी प्रमाण पत्र आप लोगों को चाहिए उनके बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिलेगी। बने रहिए वीडियो में। तो पहला आपसे प्रमाण पत्र है मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जातीय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। और दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में निवास स्थान एवं क्रिमिलेयर व नॉन क्रिमिलेयर की प्रविष्टियाँ सही एवं पूर्ण रूप से भरी हुई हो एवं नवीनतम जारी प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। एक कुछ महिला अभ्यर्थियों ने मेरे से पूछा था, सर कहाँ का बनाएं? अगर आपको अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का लाभ लेना है तो प्रमाण पत्र आपके पिता के नाम से होना चाहिए, उनके निवास स्थान और आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, तभी आपको लाभ मिलेगा। फिर अगला पॉइंट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, शहरी आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिए आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उस वर्ग का लाभ मिलेगा। पति के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति और शहरी आदिम जाति का कोई प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने पिता के नाम और निवास के आधार पर ही अगर जारी आपके पास प्रमाण पत्र हैं तभी आप इसका लाभ ले पाओगे। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर आप ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तब आपको इसका लाभ मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, आपके सभी डॉक्यूमेंट, जैसे ये 9 फरवरी लास्ट डेट है इस फॉर्म की, इससे पहले आपके यानी 9 तारीख तक आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाने चाहिए। जो भी आपकी डिग्री हैं आपके चल रही हैं, जो इस फॉर्म के लिए पात्रता है, वो सब आपकी 9 फरवरी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी तो आप इस भर्ती के लिए पात्र होंगे, नहीं तो आपको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। फिर हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए, और इनका भी निर्धारित तारीख तक सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र और एनओसी प्रस्तुत करने पर इनको इस वर्ग का लाभ देय होगा। वहीं प्रक्रिया उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए है। अगर आप इस तारीख से पहले कोई प्रमाण पत्र हासिल कर लेते हैं तब तो आप इस वर्ग का लाभ उठा सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा लोगों के प्रश्न था। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला व्यक्ति को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज या साक्ष्य जिसमें पति का नाम अंकित हो, यथा विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड या बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पति के नाम से जारी मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अगर आपको विधवा कैटेगरी का फायदा लेना है तो आपके उस पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र है या उसमें आपके पति का नाम होना चाहिए, तभी आप इस वर्ग का लाभ उठा सकते हैं, नहीं तो नहीं उठा सकते। वहीं तलाकशुदा महिलाओं के लिए प्रत्येकता या विवाह विचिन्न श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिग्री या आदेश प्रस्तुत करने पर इस श्रेणी का लाभ माना जाएगा। अगर आप तलाकशुदा हैं तो आप इस कैटेगरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास ये प्रमाण पत्र होने चाहिए। अगला पॉइंट है विवाहिता महिलाओं के लिए संतान संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगर विवाहित है, उनके संतान, उनका घोषणा पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। एवं विधवा और परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने संबंधी या विधवा या परित्यक्ता श्रेणी में होने वाले संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर आपने पुनर्विवाह नहीं किया, इस कैटेगरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको ये प्रस्तुत करना होगा। और विवाहित महिलाओं को अपने संतान संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। और ये पॉइंट सभी लोगों के काम का है। अभी आपको एक अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा एक चरित्र प्रमाण पत्र लेकर आना है, जहाँ से आपने रेगुलर डिग्री या कोई भी पढ़ाई की हो, उसमें अनिवार्य रूप से अच्छा शब्द लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण चीज़ है पुलिस वेरिफिकेशन, जो आपको अगर आपका चयन हो जाता है, आप सिलेक्टेड हो जाते हो और आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया जाता है, उसके बाद में आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन आपको बनवाना पड़ेगा। उसके बाद में अगला टॉपिक है
अभ्यर्थी को चयन उपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो पुलिस वेरिफिकेशन और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट फिर बाद में बनाने, जब नियुक्ति के टाइम आपको ऐसे बनाने हैं। उसके बाद में है दोस्तों, अगर आप ऐसे आवेदक जो पहले से राज्य सेवा में हैं, ये पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण, काफ़ी लोग ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ऐसे आवेदक जो पहले से राज्य सेवा में है या राज्य के औद्योगिक प्रकरणों में है या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में है या गैर सरकारी संगठन में नियुक्त हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। अगर आप किसी दूसरी सेवा में हैं तो जब आपको नियुक्ति दी जाती है उस समय आप नियोक्ता को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC उस समय आपको देनी है। जो आवेदक पहले से ही राज्य सेवा में, यानी जिन्होंने ये आवेदन किया उससे पहले आपने हासिल कर लिया होगा, संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्याग पत्र देकर नवनियुक्ति के समय त्याग पत्र स्वीकार करने संबंधी आदेश प्रस्तुत करना होगा। अगर मान लीजिए आपने नहीं लिया है तो फिर आप जो पीछे की नौकरी है उसको छोड़ के त्याग पत्र लाना है और फिर नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद में है, ये पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उक्त समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व के जारी होने अनिवार्य हैं। देखिए, जो भी दोस्तों आपके प्रमाण पत्र हैं इस फॉर्म की अंतिम दिनांक से पहले के जारी हुए होने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ दे नहीं होगा। यानी आप किसी भी कैटेगरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अगर आपने ये फॉर्म भर दिए उसके बाद में अगर आप प्रस्तुत करते हो तो उसका आपको उस वर्ग का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर अभ्यर्थी की पात्रता की जांच की जाएगी। अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक के होंगे। यानी जो इस फॉर्म में आप डिटेल्स डाल रहे हैं उसी के आधार पर आपकी पात्रता की जांच की जाएगी। डॉक्यूमेंट वैसे ही चेक किए जाएंगे जो आपने इसमें डिटेल डाली है और उसके लिए स्वयं आवेदक जिम्मेदार होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जाँच के समय पात्र नहीं पाए जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जाएगा। यानी पात्रता संबंधी दस्तावेज जांच के समय अगर कोई व्यक्ति पात्र नहीं पाया जाता है तो वह उसको उस भर्ती के लिए अपात्र माना जाएगा। जानबूझकर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से मान लो आपको बाहर नहीं किया गया है तो ऐसा आपको एक शपथ पत्र भी लिखवाना होगा। नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा अथवा पात्रता में वंचित किए गए आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है तो इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते। यानी जिन लोगों को इस भर्ती किसी भी भर्ती से बाहर किया गया है और वह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो वह लोग आवेदन भी नहीं कर सकते। लगभग दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को डिटेल्स बता दी गई हैं। तो आप नवीनतम प्रमाण पत्र आपके होने चाहिए। और अब कल ही शायद एक आदेश हो रहे हैं, अब आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं वो किसी भी भर्ती परीक्षा के फॉर्म भरा जाता है उससे पहले के बने हुए होने चाहिए। अगर आपके कोई आवेदन नहीं, कोई प्रमाण पत्र अधूरा है तो आप इस 9 फरवरी से पहले बनाना है, तभी तो आप उस वर्ग का लाभ उठा पाओगे, नहीं तो नहीं उठा पाओगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।